गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट बोलिए, बहुत रात हो चुकी है। रोज़ा खोलने के बाद ये मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। पानी पी के बना रही हूँ। पार्ट 1 स्टूडेंट्स, तो आपका जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसमें मैंने आप लोगों से पहले बात की थी, ऑल और नन प्रिंसिपल पर बात की थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया तंत्रिका आवेग के बारे में बात की थी, तो वो लंबा वीडियो होता जा रहा था तो मैंने उसको छोड़ दिया था, लेकिन वहाँ पे इन्वायरमेंट, स्टिमुलस सब की बात की थी। आज हम अडेप्टेबिलिटी की बात करेंगे और दुर्जय अवस्था, और टाइम मिला तो साइनेप्स पर भी बात करेंगे अगर वीडियो में स्पेस रहा तो। 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं करना है ताकि आप लोग बोरिंग नहीं हो कि शकीला मैम सर पे सवार हो गई। ऐसा नहीं करना है हमको आपकी जेब में, आपके मोबाइल में रहना है। तो चलिए हम आज आपसे बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी, अभियोजन। साइकोलॉजी एक ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला विषय है, और वही उसका सबसे ज़्यादा मैंने अनुक्रिया आपको पढ़ाई, स्टिमुलस पढ़ाया, सारी चीज़ें मैंने आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताया पिछले वीडियो में, और अभी ये आपका चौथा या पांचवा छठा वीडियो है। क्या है हम देख करके इसमें नंबरिंग डालेंगे। तो अडेप्टेशन क्या चीज़ है? हम हर मिनट, मनुष्य या प्राणी हर मिनट अडेप्टिव बिहेवियर्स को चेंज करता रहता है। अभियोजनात्मक शैली, हम हर मिनट कुछ बदल रहा है। कल क्या था? बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इस वीडियो का काम करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। आज क्या है? मौसम बहुत अच्छा है। तो ये जो बदले हुए मौसम के साथ हमारी अभियोजन शैली है, यही अडेप्टेबिलिटी कहलाती है। और इसमें देकार्ते ने 17वीं शताब्दी में दावा किया कि पशु एक ऑटोमाटा स्वचालित यंत्र के समान होता है। देकार्ते का कहना है कि इस यंत्र के समान होता है जो उद्दीपन मिलते ही उसी ढंग से प्रतिक्रिया करने लगता है। ठंडा है तो एसी बंद करो, कूलर बंद करो, अल्टीमेटली पंखा बंद करो, और गर्मी है तो एसी भी चलाओ, कूलर भी चलाओ, थोड़ा ठंडा पानी पिलाओ, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। तो ये सारी क्या है? उद्दीपन बदला और क्रिया बदल गई। किसने कहा था? 17वीं शताब्दी में देकार्ते ने कहा था कि अडेप्टेबिलिटी इसी को कहते हैं कि उद्दीपन बदला, अनुक्रिया बदल गई। दिस इज, और इसी पे आधारित 1860 से लेके 1869 में डार्विन ने अपना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, विकासवाद का नियम। मैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। डार्विन ने एक स्केल पर सभी प्राणी को सजा दिया। इसके स्केल के 0 के पास अमीबा था, 1 पर, और अंत में मनुष्य था। यानी रक्त और रक्त की केमिस्ट्री ऑफ ब्लड एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल के आधार पर उन्होंने सभी प्राणी को एक स्केल पर सजा दिया, और उनका दावा था विकासवाद के नियम का कि इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलने और क्रियात्मक क्षमता के बढ़ने से ये चेंजेस आए हैं, और यूनिसेलर अमीबा से मल्टीसेलर मैन का निर्माण हुआ है। हमारे पीछे कौन है? बंदर। एक शेर आपको सुनाते, मैं अपने हर बैच के स्टूडेंट को सुनाती हूँ कि डार्विन साहब हकीकत से निहायत दूर थे, मैं न मानूंगा कि अब्बा आपके लंगूर थे। किसका शेर है? अकबर का। तो ये शेर कहते हैं अडेप्टेबिलिटी के बारे में। तो ये भी कहा जाता है कि विकासवाद के नियम का जिसको फॉलो कर रहे थे, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। अब जैसे हम लोग आजकल ये कोरोना वायरस की वजह से
ये भी एक अडेप्टेबिलिटी ही है कि हम क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन और वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। ऑल द टाइम आई एम विथ यू। हमने क्या किया? सिस्टम बदल दिया। तू डाल डाल, मैं पात पात। क्या है? दिस इज अडेप्टेबिलिटी। अभियोजनात्मक शैली में एक परिवर्तन हमने लाया कि अब हम फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपनी ग्रहण शक्ति को, अपनी इच्छा शक्ति के, अपनी शिक्षा को हम बंद नहीं होने देंगे, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? मैम हमको वीडियो बना के देंगी, यूट्यूब पर अपलोड करेंगी और उसका लिंक भेजेंगी, हम सब्सक्राइब करेंगे और हम पढ़ेंगे। दिस इज़ द चेंज ड्यू टू द कोरोना वायरस, due to the social distancing, due to the physical distancing, due to the safety of human being. This is adaptability. और इसी चीज़ को डार्विन ने कहा कि जो लोग environment के साथ, वातावरण के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं, बैलेंस नहीं बनाते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं। आपने सुना होगा डायनासोर का नाम सुना है। तो डायनासोर विलुप्त जाति है। आप हमेशा सुनिएगा कि जियोग्राफिक चैनल पर कि फला जाति विलुप्त हो रही है, किसी पक्षी की, किसी जानवर की। टाइगर, सेव टाइगर वाला टाइगर रिजर्वायर्स बनाए जा रहे हैं, अपने वाल्मीकि विटियार में भी है। तो रिजर्वायर्स बनाए जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी ब्रीडिंग, उनके हिसाब से वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस तैयार किए जा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है कि जो इन्वायरमेंट के में एडजस्ट नहीं कर पाता है, इंटरनल एडजस्टमेंट, यानी लायन का, टाइगर का इंटरनल एडजस्टमेंट और इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर कंपैटिबल नहीं होता है, दोनों में बैलेंस नहीं बनता है, तो वो क्या करते हैं? एग्जिस्ट हो वो इंस्टिंक्ट हो जाते, ख़त्म हो जाते, लॉस। तो हमको भी हम तभी सरवाइव कर सकेंगे जब हम अपने को बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार बदलेंगे, डायनेमिक रहेंगे, गत्यात्मक स्थिति में रहेंगे। तो यही अडेप्टेबिलिटी है। तो हमको लगता है कि मैंने अभियोजन को आपको अच्छे से समझा दिया। अडेप्टेबिलिटी में मोटिवेशन भी आता है, फीलिंग्स भी आता है, एक्सपीरियंस भी आता है। हम हर चीज़ को, अपने मोटिव्स को भी चेंज करते हैं, वे ऑफ एडजस्टमेंट हम बदलते हैं। आई थिंक स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजी, हम किस उद्दीपन पर कैसा परिवर्तन, हम यहाँ पे बहुत खूबसूरत स्टाइल बनाते हैं ताकि आप ज़रा लिपस्टिक, स्नो पाउडर भी लगाते हैं ताकि आप जो देखिए तो उसको अट्रैक्टिव भी बनाना, यानी आपको मोटिवेट भी करना है। शकीला मैम को देखना है, शकीला मैम का बैकग्राउंड देखना है, शकीला मैम के बोर्ड वर्क को देखना है। So this is the adaptability. I want to motivate you. You must saw the video and acquire some new learning, acquisition of the subject आपको करना है। तो this is this is the adaptability आपकी बढ़ा रहे हैं। तो एक चीज़ है कि यहाँ तक हम लोग आ गए। अब हम रेफ्रैक्टरी पीरियड पे बात करेंगे। रेफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? अभी इससे पहले पूर्ण, होल एंड पार्ट एंड होल, आपका ऑल और नन प्रिंसिपल पर मैंने बात किया था कि जब गोली और बोली जब चलती है, उसी तरह नर्व इम्पल्स की भी बात है कि ऑल और नन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जनरल लाइफ में अगर हम ज़बान से कोई बात निकाल दिया तो हम उसको सॉरी बन के पीछे जा सकते हैं, लेकिन जो निकल गई वो फिर वापस नहीं आती, और ट्रिगर दब गया तो गोली निकल जाती। यही हमने ऑल और नन प्रिंसिपल, ऑल और नन प्रिंसिपल होता है, और इसी पे हमारा नर्वस सिस्टम का नर्व इम्पल्स, न्यूरॉन से निकली हुई शक्ति जो है इसी ऑल और नन प्रिंसिपल पर काम करती है। अब आइए दुर्जयावस्था। एक बार जब दुर्जयावस्था या रेफ्रैक्टरी पीरियड, इसको हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। अडेप्टेबिलिटी हो गया। These are the words which is highly concerned with the psychology. Without these words, explanation of these words, we can't understand the psychological
problems and psychology, the basic psychology, the fundamental psychology. तो ये वर्ड्स को आपको लाइफ टाइम समझना पड़ेगा। तो रेफ्रेक्टरी पीरियड, जब कोई कोशिका एक बार उत्तेजित या क्रियाशील हो जाती है, यानी कोशिका में एक नर्व इम्पल्स जब बन जाता है, तो वो अपनी पूरी शक्ति से को खर्च कर देती है। दूसरी बार पुनः उत्तेजित होने के लिए उसे कुछ समय तक आराम की ज़रूरत होती है। इसी विश्राम अवधि को रिफ्रैक्टरी पीरियड या दुर्जयावस्था कहते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड ये ज़रूरी होता है और क्रियाशील होने पर कोशिका की संपूर्ण शक्ति नष्ट हो जाती है। उस वक्त अगर तुरंत आप उसको फिर से स्टिमुलेट कीजिएगा, देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, नहीं हो सकता है। तो उसी क्षण शक्ति की आरंभ हो जाती, यहाँ तक कि कुछ ही समय में कोशिका की, और लेकिन ये रिफ्रैक्टरी पीरियड 0.02 सेकेंड का होता है और फिर से इसीलिए हमको पता नहीं चलता है, और फिर पता नहीं चलता है कि हम रेस्ट में जा चुके हैं, और फिर से शक्ति उसकी लौट आती है और फिर से उत्तेजित कीजिए तो फिर काम होने लगता है। इसीलिए हम जब किसी भी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल या इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हम उसमें रेस्ट पॉज 2 सेकंड का, 4 सेकंड का, 2 मिनट का, अकॉर्डिंग टू द वर्क हम देते हैं। दिस इज़ रिफ्रैक्टरी। जो हमारी कार्यशैली को, ये इंटरवीनिंग वेरिएबल भी, ये रेस्ट पॉज जो है, इसके 2-3 कारण हैं। जब हम मेमोरी का काम कराते हैं तो वहाँ जो यहाँ कंसोलिडेशन थ्योरी ऑफ मेमोरी जो है, उसका वर्क, जो मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं उनको, ठीक है मैं अलग जा रही हूँ, अभी ये आपके काम का नहीं, जब मेमोरी पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो ये शक्ति फिर से वापस आ जाती है और इसमें इसी को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। अच्छा, इसको उदाहरण से समझिए कि जब हम किसी शादी ब्याह या किसी फंक्शन में अपना काम करते हैं तो बहुत तेज़ी से हमारी शक्तियों का हनन होता है, बहुत तेज़ी से शक्तियों का हनन होता है। अच्छा, बारात आ गई, समझ लीजिए इसको, बारात आ गई बहन की। अब आप छत पे दौड़ जाती हैं ऊपर से देखने के लिए, फिर कोई पुकारता है साहब नीचे काम करो, दौड़ के नीचे आती हैं। यानी वहाँ रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है, यानी आपकी कोशिकाओं को रेस्ट का मौका नहीं मिलता है। तब क्या होता है कि जब पूरी शादी निकल जाती है तो आप जहाँ पटाना है वहाँ पटा के सो जाती हैं। व्हाट इज़ दिस? कभी सोचा है? तो सोचिए ना, ये वो चीज़ है, यही रिफ्रैक्टरी पीरियड है। आपकी सारी कोशिकाओं की एनर्जी जो है वो रिज्यूम नहीं हो पाई है, फिर से बहाल नहीं हो पाई है, और आप काम करते गए। क्योंकि जब हम इमोशनली चार्ज होते हैं, तो मैंने नर्व इम्पल्स के बारे में बताया है कि जब हम इमोशनली चार्ज होते हैं, 3 इमोशंस हैं अकॉर्डिंग टू वॉटसन: फियर, लव एंड एंगर। अगर इन तीनों में हम खुशी में होते हैं, इसी के लिए जॉय भी है, लव से जॉय को निकाला गया, क्रोध से निकाला गया आपको जेलस निकाला गया। और यही चीज़ जो हमारी बहुत ज़्यादा हम एग्रेसिव हो जाते हैं तो हमारी इमोशनली चार्ज हो जाते हैं, और तब जो हमारे नर्व इम्पल्स की गति होती है 300 प्रति सेकंड होती है। किसने नापा? हेल्महोल्ट्ज़ ने नापा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। तो उसके हिसाब से आपका जो बनता है कि आपकी सारी कोशिकाओं की शक्ति ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप सो जाते हैं तो फिर सारी कोशिकाओं की शक्ति धीरे धीरे रिज्यूम कर जाती है, फिर से आ जाती है। तो नींद जब पूरी होती, जहाँ भी खाट मिली बस पड़ गए, बहन का रुखसती हुआ, वहाँ रो लिया, उसके बाद से सो गए, जो जहाँ पटाया, पटा जाना जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टरी पीरियड है, आपके रिज्यूम करना आपके कोशिकाओं को। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम कहते हैं साइनेप्टिक कनेक्शंस की बात। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं देख लूँ ये 14 मिनट का हो चुका है, 6 मिनट में मैं साइनेप्टिक कनेक्शंस निकाल दूंगी। तो ये प्रत्येक तंत्रिका कोशिका का साइनेप्टिक कनेक्शंस, इसको संधि स्थल कहते हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका का लक्ष्य होता है तंत्रिका आवेग को ग्राहक कोशिका रिसेप्टर सेल्स से निकालकर मस्तिष्क के निश्चित क्षेत्र तक पहुंचाना।
ठीक है, या मस्तिष्क से आवेग को निकालकर गति कोशिकाओं, इफेक्टर सेल्स में मैंने पहले बताया 3 तरह की कोशिकाएं हैं, सेंसरी, मोटर एंड इफेक्टर। तो इसको पहुंचाना, तंत्रिका आवेग की यात्रा जितनी लंबी होती है उतनी लंबाई किसी भी तंत्रिका कोशिका की नहीं। तो किसी अक्ष तंतु एक्सन इतना लंबा नहीं होता है, जबकि वागा नर्व्स भी होते हैं मोटर फंक्शंस के लिए, लेकिन उनकी भी लंबाई उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसी कारण तंत्रिका आवेग को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए अनेक तंत्रिकाओं का सहारा लेना पड़ता है, कि सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। आप इस चित्र को देखिए, हम आपको अभी दिखा रहे हैं, हमने बुक इसीलिए खोल रखा है कि कोई पॉइंट छूटे नहीं, रोज़े में ये सब होता रहता है। आप देखिए इस फोटोग्राफ्स को देखिए, ये एक फुल न्यूरॉन है, यहाँ से एक्सन, लेकिन इसका एक डेंड्राइट जो है दूसरे एक्सन से भी जुड़ा हुआ है। यानी एक तंत्रिका कोशिका, मैं फिर से इसको दिखा रही हूँ आपको, आप इसको बहुत क्लियरली देखिए, ये पूरी न्यूरॉन जो मैंने बना के दिखाया था उसके साथ है, और इसमें फिर एक एक्सन आके जुड़ गया एक डेंड्राइट से, और इसके आगे फिर ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए हैं, है ना। तो इसी तरह से तंत्रिका कोशिका एक दूसरी तंत्रिका कोशिका से, एक्सन से, डेंड्राइट से, या जो नॉड्स होते हैं वहाँ से, नॉड वाली पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी, नॉड वाली पिक्चर कहाँ गई, जो नॉड से भी जुड़ती है दूसरी, ये देखिए, ये नॉड से भी जुड़ी हुई है यहाँ एक दूसरी तंत्रिका कोशिका। तो इस तरह से डिफरेंट तंत्रिका कोशिकाओं के मेल से, फिर से देख लीजिए, ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर, ये यहाँ से जुड़ गई है, कहाँ से, एक्सन के बीच जो ये जो दबा हुआ पार्ट है नॉड से, वहाँ आके फिर दूसरा एक्सन जुड़ जाता है। यानी एक कोशिका इतनी लंबी नहीं है कि मस्तिष्क तक पहुँच सके, तो उसको विभिन्न बहुत सारे तंत्रिकाओं का सहयोग लेके वो ऊपर तक जाती है। पार्ट 1 स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यू आर वेरी वेरी लवली डॉटर्स, यू पीपल आर। तो आप बहुत अच्छे से समझेंगी ऐसा मुझे लग रहा है, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो ये चीज़ जो है साइनेप्टिक कनेक्शंस इसी को कहते हैं, इसी संधि स्थल, ये जो हमारा जोड़ है इसी को हम संधि स्थल यानी साइनेप्टिक, जहाँ पे ये मिलता है उसको साइनेप्टिक कनेक्शंस कहते हैं। तो इसको हम लोग चित्र आपको दिखा दिया। तो अक्ष तंतु जिस जगह समाप्त हुआ वहीं से दूसरी तंत्रिका कोशिका आरंभ हुई। पहली तंत्रिका कोशिका की प्रांतकुची के बिल्कुल सटे ही दूसरी तंत्रिका कोशिका स्टार्ट कर देती है, शुरू हो जाती है। वृक्षाप तंतु फैले रहते हैं, 2 न्यूरॉन के मिलने के इसी स्थान को संधि स्थल या साइनेप्स कहते हैं, या साइनेप्टिक कनेक्शंस कहते हैं। पुराना विचार है, इसको बाद में थोड़ा कट भी किया गया, कि दोनों न्यूरॉन के बीच रचनात्मक संबंध रहता है। यदि ऐसा होता तो वृक्षाप तंतु और कोशिका में न्यूरोफिब्रिल पाया जाता और प्रांतकुची में निश्चल पदार्थ भी मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक अनुसंधानों से स्पष्ट है कि प्रांतकुची और वृक्षाभ तंतु के बीच 0.0002 मिलीमीटर का रिक्त स्थान होता है, बहुत कम, जो विदाउट एनी एपरेटस हम नहीं देख सकते इसको। ये 0.0002 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है, किसमें, प्रांतकुची और अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स के बीच होता है। तो इस डिफरेंस की वजह से हम ये जो निश्चल पदार्थ है या न्यूरोफिब्रिल है, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते। किसी तंत्रिका आवेग को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में कई संधि स्थल मिलते हैं। यही नहीं समझना चाहिए कि प्रबल तंत्रिका आवेग इन खाइयों को तड़पता हुआ आगे नहीं जा सकता है, बल्कि वो रास्ते से ही जाता है। ये नहीं है कि छलांग लगा के पहुंच गए, ऐसा नहीं है। हर
रास्ते में आने वाली हर तंत्रिका कोशिका से होके उसको गुजरना पड़ता है। इसीलिए संधि स्थल के जो कार्य हैं वो 2 तरह के कार्य हैं। इसमें इसको अब हम, ये वीडियो कितना 20 मिनट का हो चुका, तो हम यहाँ तक इसको करें। अब इसका फंक्शन और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को हम अगले वीडियो में पार्ट 1 स्टूडेंट्स, माय लवली एंड फेवरेट स्टूडेंट्स के लिए अगला वीडियो जब मैं बनाऊँगी तो दूँगी।